जेठ की दोपहरी थी। जंगल आग की भट्टी की तरह तप रहा था। रानो चिड़िया के बच्चे गर्मी से बेहाल थे। वे बार बार अपनी माँ की ओर देख रहे थे। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, हमारा गला सूख रहा है। माँ, हमें वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। शहर के बच्चे मज़े से खाते हैं, हमें भी आइसक्रीम चाहिए। ओह मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी गर्मी लग रही होगी। मेरा दिल भी ये देखकर बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त दाने नहीं हैं कि मैं तुम्हें इतनी दूर शहर ले जा सकूं या तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद सकूं। कृपया आप अभी थोड़ा सा पानी पी लो और धीरज रखो। मैं वादा करती हूँ, मैं शाम होने तक ज़रूर कोई ना कोई अच्छा इंतज़ाम करती हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। देवराज, लक्ष्मी, आरुषि, सालेहा, आइजा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें, ताकि आप दोनों को थोड़ी राहत मिल सके। रानो ने बच्चों को तो चुप करा दिया, लेकिन उसका अपना दिल रो रहा था। दूसरी तरफ नदी के किनारे कालू कौवा और गोरी कवि बैठे थे। उनकी नज़र नदी की रेत में चमकते हुए कुछ सफ़ेद पत्थरों पर पड़ी। कालू जी, देखिए, ये पत्थर कैसे बर्फ की तरह चमक रहे हैं। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल आइसक्रीम के टुकड़े लग रहे हैं। क्यों ना हम रानो को बेवकूफ़ बनाएं। उसे कहेंगे कि ये आइसक्रीम के बीज हैं। बहुत बढ़िया विचार है। रानो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें उसका सारा जमा किया हुआ अनाज मिल जाएगा। रानो उदास मन से भोजन की तलाश में उड़ रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आकर बड़े प्यार से बोला, रानो बहन, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? क्या बात है? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे इस भयानक गर्मी से बेहाल हैं। वे बार बार मुझसे ठंडी आइसक्रीम मांग रही हैं, और एक असहाय माँ होने के नाते मैं उन्हें वो खुशी कहाँ से ला कर दूँ। मेरा दिल टूट रहा है। अरे, तो आप चिंता क्यों करती हैं? मेरे पास आइसक्रीम की खेती करने वाले जादुई बीज हैं। अगर आप इन्हें बो देंगी तो पेड़ पर सीधे आइसक्रीम उगेगी। रानो जल्दी से अपने घोंसले में गई और अपनी मेहनत से जमा की हुई अनाज की पोटली ले आई। कालू भाई, अगर ऐसा है तो ये लीजिए मेरा सारा अनाज। ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। बस मुझे वो जादुई बीज दे दीजिए। मेरे बच्चों को ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है और उन्हें हर हाल में आइसक्रीम मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए मेरी सारी बचत ही क्यों ना चली जाए। ये लीजिए बीज, लेकिन याद रखना, इसकी देखभाल बहुत मेहनत से करनी होगी। रानो ने वो सफ़ेद पत्थर, जिन्हें वो बीज समझ रही थी, सीने से लगा लिए। रानो एक खाली मैदान में गई। उसने अपनी चोंच से ज़मीन को खोदा और उन पत्थरों को मिट्टी में दबा दिया। हे भगवान, मेरी मेहनत सफल करना। मेरे बच्चों की खुशी इसी में है। रानो को उम्मीद थी कि जल्द ही वहाँ ठंडी आइसक्रीम उगेगी। बिंदिया चिड़िया और बबली कबूतरी ने रानो को कड़ी धूप में खेत की रखवाली करते देखा। वे उसके पास आईं। रानो, तुम ये क्या कर रही हो? आइसक्रीम कभी जमीन में नहीं उगती। कालू ने तुम्हें ठगा है। हाँ रानो, मान जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। चलो घर चलें। नहीं सहेलियों, आप नहीं समझेंगी। ये एक माँ की उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि यहाँ आइसक्रीम ज़रूर उगेगी। तभी आसमान में एक बड़ा सा साया मंडराया। ये जंगल का दादा भुल्ला चील था। ए रानो, सुन ले, अगर यहाँ कुछ भी खाने का उगा तो पहला हिस्सा मेरा होगा, वरना मैं तेरा घोंसला गिरा दूंगा। जी भुल्ला भाई, जो भी उगेगा आप ले लेना, बस मेरे बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देना। भुल्ला हंसते हुए वहाँ से उड़ गया और रानो और भी ज़्यादा डर गई। अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तेज़ आंधी और बारिश के कारण रानो को ना चाहते हुए भी खेत छोड़कर अपने घोंसले में वापस आना पड़ा। बाहर ओले गिर रहे थे और बिजली कड़क रही थी। हे भगवान, बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मेरे आइसक्रीम के बीजों का क्या होगा? कहीं वो पानी में बह ना जाएं।
माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप भीग जाती तो बीमार पड़ जाती। सुबह सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं समझोगी बेटी, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस खेत में लगा दी है। अगर उन बीजों को कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पूरी रात रानो सो नहीं सकी। बादलों की हर गर्जना के साथ उसका दिल कांप उठता था। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। सूरज की हल्की किरणें निकल आईं। रानो अपने घोंसले से किसी तीर की तरह निकली और सीधे खेत की ओर उड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उड़ते हुए सीधे उस जगह पहुंची जहां उसने बीज बोए थे। शुक्र है मिट्टी अभी भी यहीं है। देखो मेरे नन्हे पौधे बाहर आए या नहीं। रानो ने जल्दी जल्दी गीली मिट्टी हटाई, लेकिन मिट्टी हटते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बारिश के पानी से उन पत्थरों का नकली सफ़ेद रंग धुल चुका था और वहाँ काले बदसूरत पत्थर पड़े थे। ये क्या? ये तो सिर्फ काले पत्थर है। मेरा अनाज, मेरे बच्चों की आइसक्रीम, सब झूठ था। रानो की आवाज़ सुनकर हरिया तोता, उल्लू जी और बाकी पक्षी वहाँ आ गए। उल्लू जी ने पत्थरों को देखा और सब समझ गए। रानो, रो मत। कालू ने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन देखो तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं गई। देखो रानो, रात को जो ओले गिरे थे वो पास पड़े जामुन और आम के फलों पर जम गए हैं। कुदरत ने फलों वाली आइसक्रीम बना दी है। रानो ने देखा कि सच में फलों के गूदे पर ताज़ी बर्फ जमी थी, जो बिल्कुल कुदरती आइसक्रीम लग रही थी। तभी भुल्ला चील वहाँ कालू कौवा को पकड़ कर लाया। इस धोखेबाज ने एक माँ को सताया है। कालू, अभी रानो का अनाज वापस कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी सारा अनाज वापस करता हूँ। शुक्रिया भुल्ला भाई। और दोस्तों, अगर आज आप सब ना होते तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाते। और कालू भैया, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना और उसे धोखा देना बहुत गलत बात है। वो तो ऊपर वाले की मदद से मेरे बच्चे बर्फ वाली फलों की आइसक्रीम खा पाएंगे। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि झूठ के पाँव नहीं होते और माँ की ममता के आगे कुदरत भी झुक जाती। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया रहती थी। वो मेहनती, भावुक और भिंडी की खेती में माहिर थी। उसकी सबसे बड़ी करीबी सहेली गोरी कौवी थी, जो हर बात को कविता बना देती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों का पेट पालती, एक मेहनत से, दूसरी शब्दों से। लेकिन दोनों की दोस्ती से चलती थी दो चुगलबाज पक्षी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने खेतों में भिंडियाँ तोड़ रही थी। सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ रही थीं और भिंडियाँ मोतियों जैसी चमक रही थी। गौरी, देखो ना, ये भिंडियाँ सिर्फ सब्जियाँ नहीं है, ये मेरी मेहनत की हरी कविता है। हर डंडी में मेरे बच्चों की भूख छिपी है और हर बीज में मेरी उम्मीद। जब मैं इन्हें तोड़ती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने सपनों को हाथ से पकड़ रही हूँ। हाँ हाँ रानो, तेरी भिंडियाँ तो जैसे धरती की मुस्कान है। ऐसा लगता है जैसे तू खेत में नहीं बल्कि किसी मंदिर में पूजा कर रही हो। और जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सूरज खुद खेत में उग गया हो। चल, अब तेरी मेहनत पर एक कविता लिखती हूँ। वहीं पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी चुगलखोर जोड़ी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। वो ऊपर से बैठकर रानो चिड़िया और गोरी कौवी की सारी बातें सुन रही थी। अरे अरे, देखो तो रानो की चाल, जैसे जंगल की महारानी बनी फिर रही हो। भिंडी बेचकर क्या अब वो पंखों में मोती सिलवाएगी? और वो गोरी, हर बात पर कविता, जैसे घोंसले में नहीं किसी मंच में बैठी हो। इन दोनों को देखकर तो लगता है जैसे जंगल का नक्शा बदलने वाली है ये दोनों। जब बारिश आएगी ना तो देखना कैसे इनकी भिंडियाँ बहेंगी और कविता भीग जाएगी। तभी हवा में पंख फैलाए मिठू तोता उड़ता हुआ आता है और सीधे हरियाली तोती पर बरस पड़ता है। अरे अरे हरियाली, अगर तुम्हें चुगली करने से फुर्सत मिले तो बच्चों की तरफ भी देख लो। मैं उड़कर दाना लाता हूँ और तुम उड़कर ताने। जरा घोंसले में चलकर देखो,
बच्चे भूख से चहचहा रहे हैं और तुम यहाँ जंगल की राजनीति कर रही हो। क्या तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि दूसरों के काम को देखकर उनकी टांग खींचना? अरे अरे तोते महाराज, आप तो जंगल के राजा बन गए हैं। दाना लेकर आए हो तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई? बच्चों का पेट भरना सिर्फ मेरा काम है क्या? आप भी तो उड़ते हो। मैं तो बस बैठकर सोचती हूँ कौन सी टहनी सबसे अच्छी है चुगली के लिए। अरे अरे सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो, वरना एक दिन ये टहनी तुम्हें ही गिरा देगी। चुगली से घोंसला नहीं बनता हरियाली। हाँ हाँ, और दाना लाकर आप सोचते हो कि आपने तो दुनिया ही जीत ली। तोते जी, आप तोते हो और बातों में तो बगुला बन जाते हो। चलिए बच्चों को देखिए, मैं अपनी चुगली की दुनिया में लौटती हूँ। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। रानो और गौरी कौवी का घोंसला टपकने लगता है। रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों बहुत परेशान थे। अरे अरे देखो देखो, इन दोनों का घोंसला तो कैसे टपक रहा है। आई थी बड़ी भिंडी की रानी बनने, अब तैरेंगी पानी में। अब तो कविता की रानी गौरी क्या करेगी? शायद पानी में कविता लिखेगी। अब समझ आया इन्हें कि भिंडी से महल नहीं बनते। रानो की मेहनत तो बह गई और गौरी की कविता भीग गई। चलो अब मिलकर पानी में तैरती कविता लिखते हैं। हा 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 हा। गौरी, लगता है मेरी सारी मेहनत बह गई है। बच्चों का घोंसला भीग गया है और अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। नहीं नहीं रानो, जब तक तेरे खेत में भिंडियां हैं तब तक तू हार नहीं मान सकती। हम फिर से बनाएंगे कुछ ऐसा जो बारिश को भी मात दे दे। तूने कितनी भिंडियां उगाई हैं, अब उनसे एक घोंसला बनाएंगे जो कविता का भी होगा और किला भी बनेगा। गौरी कौवी को एक शानदार विचार आता है। रानो चिड़िया की भिंडियां इतनी मजबूत थी कि उन्हें मिलाकर वो एक नया घोंसला बनाते हैं। भिंडी की दीवार, पत्तों की छत और तनों की बुनाई, बारिश की बूंदें उस पर फिसल जाती हैं। वो घोंसला अंदर से बिल्कुल सूखा था। अरे अरे रानो, तेरी भिंडियां सिर्फ खाने की चीज नहीं, उनकी बनावट, उसकी मजबूती, ये सब मिलाकर एक घोंसला बना सकते हैं जो बारिश को बाहर से ही रोक दे। चल अब मिलकर भिंडी का एक महल बनाते हैं। हाँ गौरी, हम भिंडी की दीवार बनाएंगे, पत्तों की छत और तनों की बुनाई। ये घोंसला सिर्फ घर नहीं, ये हमारी कहानी होगा। जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। अरे अरे, हमें तो लगा था भिंडी सिर्फ सब्जी है, पर रानो ने तो उसे सपनों का सच में महल बना दिया। अब हमें समझ आया मेहनत और दोस्ती क्या क्या नहीं कर सकती। हमने चुगली की, उसने चमत्कार कर दिया। अब तो लगता है हमें उनसे ही सीखना चाहिए। वही रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों मिलकर उस भिंडी के घर में आराम से रहने लगती हैं। अब उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो मेहनत करता है वो घोंसला नहीं किले बनाता है, और जो चुगली करता है वो सिर्फ पत्तों पर बैठा रह जाता है। सच्ची दोस्ती और मेहनत हर बड़े से बड़े तूफान को मात दे सकती है। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से उदास बैठे थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। मम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? मेरे बच्चों, आज आप भूखे नहीं सोएंगे। मैंने कुछ पैसे बचाए थे। मैं कल से बाजार में आलू पूरी और सब्जी का एक छोटा सा ठेला लगाऊंगी। बच्चों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। जंगल के बाजार में कालू कौवे का आलू पूरी का बड़ा ठेला था। वो और गौरी कौवी ग्राहकों को बुला रहे थे। आ जाओ, आ जाओ, 10 दाने में भर पेट पूरी सब्जी, खाओ गर्मा गर्म। 10 दाने हैं बिल्कुल कम, आ जाओ, आ जाओ। ये लो मोटी चोंच वाले तोते, और सुनो, अगली बार से 12 दाने लगेंगे। कालू भैया, आपकी सब्जी में तो आलू कम और पानी ज्यादा दिख रहा है। खाना है तो खाओ, वरना आगे बढ़ो। अगले दिन रानो चिड़िया ने कालू के ठेले से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे
अपना छोटा सा साफ सुथरा ठेला लगाया। वो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की किस्मत अब आपके हाथ में है। उसकी सब्जी की ताज़ी और अच्छी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो के ठेले के पास आए। अरे रानो बहन, आपने कब से ठेला लगाना शुरू कर दिया? बंटी भैया, बस आज पहला ही दिन है। बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। वाह, कितनी स्वादिष्ट सब्जी और पूरी है, और आपने 5 दाने में इतनी सारी दी। कालू तो 10 दाने में भी ठीक से पेट नहीं भरता। बंटी और बबली ने रानो की बहुत तारीफ की। देखते ही देखते रानो के ठेले पर भीड़ लगने लगी। हरिया तोता और हरियाली तोती भी अपने बच्चों के साथ वहीं आ गए। कालू कौवे का ठेला खाली पड़ा था। जी, देखा आपने, इस मनहूस रानो ने हमारे सारे ग्राहक छीन लिए। ये मेरे बाजार में राज करेगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। उस रात जब सब सो गए थे, कालू और गोरी चुपके से रानो के ठेले के पास आए। मैं इसकी बची हुई सब्जी में बहुत सारा नमक मिला देता हूँ। और मैं उसके गुथे हुए आटे में ढेर सारी मिट्टी और कंकड़ मिला देती हूँ। कल जब सब पंछी ये खाएंगे तो इसका सारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगली सुबह रानो ने हमेशा की तरह अपना ठेला खोला। उसके पहले ग्राहक हरिया तोता और उनके बच्चे थे। आइए भैया, आज की पूड़ी सब्जी खाइए। जैसे ही हरिया तोते ने पूड़ी का एक टुकड़ा खाया, उसने तुरंत थूक दिया। रानो बहन, ये क्या मजाक है? सब्जी इतनी खारी है कि जबान जल गई। और आटे में तो देखो, सिर्फ कंकड़ और मिट्टी भरी है। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हमें लगा आप अच्छी है, पर आप भी कालू की तरह धोखेबाज निकली। सारे पंछी रानो को धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगे। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रानो चिड़िया वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मेरे बच्चों का क्या होगा? रानो अपना टूटा फूटा सामान लेकर रोते हुए घर लौट गई। कालू और गोरी ये सब देखकर बहुत खुश थे। भाग गई, अब पूरा बाजार हमारा है। बंटी कबूतर, जिसने रात में कालू और गोरी को रानो के ठेले पर मिलावट करते देख लिया था, गुस्से में सीधा हरिया तोते के घर पहुंचता है। हरिया तोता सुबह के धोखे से अभी भी नाराज बैठा था। हरिया भैया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया बंटी? देख लिया ना रानो का काम। हम सब ने उस पर भरोसा किया और उसने हमें कंकर खिला दिए। नहीं भैया, यही तो गलती हो गई। रानो ने हमें धोखा नहीं दिया, धोखा तो उसके साथ हुआ है। क्या क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। मैंने रात में कुछ आहट सुनकर छुप कर देखा था। ये लालची कालू और गोरी थे। इन दोनों ने रानो की सब्जी में खारा नमक और आटे में कंकर मिलाए थे। क्या उस कालू की इतनी हिम्मत? उसने एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने के लिए इतनी नीच हरकत की? हाँ भैया, और हम सब ने मिलकर उस बेचारी रानो को ही भला बुरा कह दिया। वो रोती हुई घर गई है। नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उस लालची कालू को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। चलिए बंटी भाई। हरिया तोता और बंटी कबूतर गुस्से में कालू के ठेले की तरफ उड़ चलते हैं। कालू और गोरी अपने ठेले पर बैठकर जश्न मना रहे थे। तभी बंटी कबूतर और हरिया तोता वहां पहुंचते हैं। जंगल वालों, रानो धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज तो ये लालची कालू और गोरी हैं। क्या मतलब बंटी? मैंने रात को इन्हें रानो के ठेले पर नमक और कंकर मिलाते हुए देखा था। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास क्या सबूत है? सबूत तो कालू भैया के पंखों पर ही है। अगर ये झूठ है तो कालू भैया, आपके पंखों पर ये सफेद आटा कहाँ से लगा? कालू ने घबराकर अपने पंख देखे, जिन पर रात में मिलाया हुआ आटा लगा रह गया था। सब पंछी सच जान गए। सभी पंछियों ने गुस्से में कालू और गोरी के ठेले से सामान खरीदना बंद कर दिया। कालू, तुमने अपनी लालच में एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कालू और गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
पर बहुत देर हो चुकी थी। सब पंछी रानो के घर गए। जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने कालू और गोरी को 2 दिन तक बाजार में ठेला लगाने की मनाही कर दी और उनसे माफी मांगने को कहा। कालू और गोरी उदास होकर सबके सामने रानो के घर गए। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने अपनी लालच में तुम्हारा ठेला खराब किया। हम शर्मिंदा हैं। तुमने मेरा नहीं, मेरी मेहनत का अपमान किया है। रानो बहन, हमें माफ कर दीजिए। हम सच्चाई नहीं देख पाए। भैया, आप सब आ गए, यही बहुत है। बंटी और हरिया ने रानो का ठेला फिर से लगाने में मदद की। इस बार जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर रानो के ठेले के लिए ताज़ा सब्जियां और अच्छा अनाज इकट्ठा किया। ये केवल व्यापार नहीं था, ये रानो की ईमानदारी का सम्मान था। रानो की ईमानदारी और स्वाद के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसका ठेला बाजार में सबसे भरोसेमंद जगह बन गया। उसने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया और जंगल को ये सिखाया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा लालच पर भारी पड़। रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी। रानो चिड़िया का तिनकों का घोंसला बुरी तरह से टपक रहा था। उसके बच्चे कुकू और गुड़िया एक गीले कोने में ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सारा बिस्तर गीला हो गया है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। इतनी तेज हवा चल रही है, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। नहीं मेरे बच्चों, मेरी जान, कुछ नहीं होगा। ये बस थोड़ी सी रात की बात है। तुम दोनों मेरी गर्मी में मेरे सीने से लगकर सो जाओ। सुबह होते ही, सूरज निकलने से पहले ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बस हिम्मत रखो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखती है और मन ही मन रोती है कि वो उन्हें एक सूखी छत भी नहीं दे सकती। उसी बारिश में थोड़ी दूर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने पक्के मजबूत घर में बैठे गर्मा गर्म मूंगफली खा रहे थे। सुनते हो जी? जोर से सुनो। आज तो उस मनहूस रानो चिड़िया का टिनका घर पक्का उड़ ही गया होगा। उसे भी पता चले कि गरीबी क्या होती है। उड़ने दो, जरूर उड़ने दो। वो गरीब चिड़िया उसी लायक है। किस्मत वालों को ही हमारी तरह पक्के और मजबूत घर मिलते हैं। समझे गोरी? गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। बारिश रुक गई थी, लेकिन सब कुछ गीला और कीचड़ भरा था। रानो चिड़िया अपने भूखे बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकली थी। उसे मुश्किल से बस 2-4 दाने ही मिले थे। हे भगवान, बस थोड़े और दाने, बस थोड़े से। मेरे बच्चे रात से भूखे हैं, उन्हें थोड़ी सी तो ताकत मिल जाए। तभी रानो की नज़र एक खूबसूरत रंगीन तितली पर पड़ती है। उसका एक पंख कीचड़ में सने एक भारी गीले पत्ते के नीचे दबा हुआ था और वो दर्द से तड़प रही थी। कोई मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है। रानो चिड़िया तितली के पास जाती है। वो खुद भी बहुत कमजोर और भूखी थी। अरे तितली बहन, आप कैसे फंस गईं? घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी गीले पत्ते को अपनी चोंच से हटाने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वो पत्ते को हटा देती है। तितली का पंख आजाद हो जाता है, पर वो बहुत कमजोर थी। आप बहुत कमजोर लग रही है तितली बहन। आपकी जान बच गई, पर आप उड़ नहीं पाएंगी। रानो एक पल के लिए अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचती है, फिर अपनी चोंच में रखे सारे दाने तितली के आगे रख देती है। ये थोड़े से दाने खा लीजिए, आपको तुरंत ताकत मिलेगी और आप उड़ पाएंगी। मेरे बच्चों के लिए मैं और दाने ढूंढ लूंगी। अभी आपकी जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये तो आपके बच्चों के लिए थे। आप खुद भी तो भूखी हैं। बच्चों के लिए मैं और ढूंढ लूंगी। अभी आपकी जान ज्यादा जरूरी है। रानो चली जाती है। तितली वो दाने खाकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वहाँ कालू और गोरी आ जाते हैं। अरे वाह जी, कितनी खूबसूरत तितली है। इसका पंख तो रत्नों की तरह चमक रहा है।
ये कोई मामूली तितली नहीं है गोरी, इसे जल्दी से पकड़ लो। हम इसे बड़े शहर में बेचकर बहुत सारे सोने के दाने कमाएंगे। हमारे पास रानों से भी बड़ा घर होगा। कालू कौवा तितली को पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तितली मुश्किल से बचकर उड़ जाती है। अरे कमबख्त, हाथ से निकल गई। सब किस्मत की खराबी है। रानो चिड़िया थक हार कर बिना दानों के अपने टूटे घोंसले के पास लौटती है। वो उदास बैठी ही थी कि वही तितली उड़कर उसकी डाल पर बैठ जाती है। तितली बहन, आप यहाँ? आप ठीक हैं? तभी तितली के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलती है और वो तितली एक खूबसूरत जादुई परी में बदल जाती है। रानो ये देखकर हैरान रह जाती है। रानो चिड़िया, मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ। मैं भेस बदलकर इस जंगल के जीवों की परीक्षा ले रही थी। परी माता, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुमने खुद भूखे रहकर और अपने बच्चों की परवाह किए बिना एक छोटी सी तितली की जान बचाने के लिए अपने आखिरी दाने भी खुशी खुशी कुर्बान कर दिए। तुम्हारी निस्वार्थ दया ने मेरा दिल जीत लिया। वही कालू कौवे ने मेरी सुंदरता देखकर मुझे पकड़ना चाहा ताकि वो मुझे बेचकर पैसा कमा सके। माता, वो मेरा फर्ज था। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी नेकी और तुम्हारा प्रेम बेमिसाल है। अब अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। रानो आंखें बंद करती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। अब आंखें खोलो प्यारी रानो। रानो जब आंखें खोलती है तो अपने टूटे फूटे घोंसले की जगह एक छोटा, सुंदर और चमकता हुआ सोने का घर देखती है। सोने का घर? हाँ रानो, ये तुम्हारी नेकी और निस्वार्थ प्रेम का इनाम है। अब तुम्हारे बच्चे कभी ठंड में नहीं कांपेंगे। सोने के घर की चमक कालू कौवे के घर तक पहुंचती है। कालू और गोरी बाहर निकल कर देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रानो, और सोने का घर, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये उसी जादुई तितली का काम है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उसे पकड़ना चाहिए था। रानो की तरह दाना नहीं खिलाना था। जी, अब क्या करें? हम उस परी को ढूंढेंगे और उससे इससे भी बड़ा घर मांगेंगे। हरिया तोता, हरियाली तोती, बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो को बधाई देने आते हैं। रानो बहन, आखिरकार भगवान ने आपकी सुन ली। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये सब परी माता की कृपा है भैया। आप सब अंदर आइए। ये घर अब आप सबका भी है। रानो थोड़ी भी नहीं बदली थी। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशी बांट रही थी। कालू और गोरी जंगल में हर तितली के पीछे भागने लगते हैं। रुक जा, हमें सोने का घर दे। हमें हीरे जड़ा घर चाहिए। लालच में अंधे होकर वो तितलियों का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं और कांटेदार झाड़ियों के एक घने झुंड में बुरी तरह फंस जाते हैं। आह, ये कांटे! हाय, हम तो फंस गए। हमें बाहर निकालो। लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वे दोनों अपनी करनी का फल भुगत रहे थे, जबकि रानो चिड़िया अपने सोने के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही थी, जिसने सिखाया कि सच्ची नेकी का फल हमेशा मीठा हो। सूखे के बावजूद कालू लगान वसूलने पहुंच गया। ठाकुर साहब, रहम कीजिए, जंगल में कुछ भी नहीं बचा है। हम आपको लगान कहाँ से दें? ये मैं नहीं जानता। अगर कल तक लगान नहीं मिला तो मैं तुम सबको इस जंगल से निकाल दूंगा। उसकी क्रूरता देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह जंगल का एक बूढ़ा साधु पक्षी जो मौसम का हाल जानता था, सबको इकट्ठा करता है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस भयानक सूखे के बाद एक महाबाढ़ आएगी। नदी अपना रास्ता बदलेगी। अपनी जान बचानी है तो ऊंची पहाड़ियों पर चले जाओ। यह सुनकर सब पक्षी डर जाते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। जब रानो और हरिया तोता ये खबर कालू को देते हैं तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। पागल हो गई हो तुम सब?
ये नदी मेरे ठाकुर घराने की गुलाम है। ये मेरी जमीन को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। कोई कहीं नहीं जाएगा। रानो, तोता और कबूतर परिवार कालू की बात ना मानकर रात के अंधेरे में चुपचाप अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर ऊंची पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। वे जानते थे कि ठाकुर का घमंड उन्हें ले डूबेगा। उल्लू साधु की चेतावनी सच हो गई। आधी रात को नदी में भयानक बाढ़ आ गई। पानी की ऊंची ऊंची लहरें किसी दैत्य की तरह शोर मचाती हुई आगे बढ़ने लगीं। सुनिए जी, नदी का पानी बढ़ रहा है। हाँ, साधु की बात सच हो गई। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। पानी की पहली लहर ने कालू के घास के महल की नींव को हिला दिया। दूसरी लहर ने पहली मंजिल को बहा दिया। कालू का घमंड अब डर में बदल रहा था। गोरी, जल्दी ऊपर चलो। वह और गोरी अपनी जान बचाने के लिए महल की सबसे ऊपरी छत पर चढ़ जाते हैं। कालू और गोरी बेबसी से अपने सपनों के महल को पानी में डूबते हुए देख रहे थे। तभी कालू को नदी के पानी में वो सब कुछ बहता हुआ दिखा जो उसने गरीबों से छीना था। अनाज के दाने, बच्चों के खिलौने, और फिर उसे पानी की हर लहर में रानो के भूखे बच्चे का रोता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। उसे हरिया तोते की बेबसी और कबूतर की लाचारी दिखने लगी। ये देखकर उसका दिल कांप उठा। नदी उससे उसका कर्ज वसूल रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो कालू और गोरी एक बहते हुए तिनके के सहारे एक सुनसान किनारे पर पहुंचते हैं। उनके पास अब कुछ नहीं था। वे उन पक्षियों से भी ज्यादा गरीब हो चुके थे जिन पर वे अत्याचार करते थे। तभी रानो चिड़िया और हरिया तोता वहां आते हैं। ठाकुर साहब, ये थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। कालू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर शर्म से झुका लिया। आज प्रकृति ने उसे सिखा दिया था कि सबसे बड़ा ठाकुर समय होता है, जो हर घमंड का हिसाब बराबर कर देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रकृति किसी की जागीर नहीं होती, वह सिर्फ अपना कर्ज वसूलना जानती है। घमंड और लालच से बना महल एक दिन पानी में जरूर बह जाता है।